स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। अभी फिलहाल थोड़ी कम ठंड पड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली है। आने वाले 15 दिनों में राजधानी समेत पूरे बिहार में कपकपी वाली ठंड बढ़ेगी। यानी कि कहे तो 25 दिसंबर के बाद से ठंड लोगों को परेशान कर सकती है। तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। आने वाले 15 दिनों में बिहार में तापमान के न्यूनतम स्तर पर जाने की उम्मीद है, यानी कि सबसे कम तापमान यानी कि सबसे ज्यादा ठंड होने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार सरकार ने कल पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के डीजीपी आलोक राज को पद से हटा दिया गया है। उन्हें पुलिस भवन निर्माण निगम में वापस भेज दिया गया है। जी हां, विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी बने हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि डीजीपी पद से आलोक राज की इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 30 अगस्त 2024 को आलोक राज को बिहार का पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाया था। जब कुल मिलाकर के देखें तो फिर डीजीपी पद पर उनका कार्यकाल सिर्फ 3 महीने 13 दिन का ही रहा। लेकिन मेन सवाल यह है कि आलोक राज को इतनी कम समय में क्यों हटा दिया गया। आपको बता दूं कि सत्ता के गलियारों में ये चर्चा हो रही है, जबकि उसके मुताबिक आलोक राज डीजीपी पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद नहीं थे। ये बात पहले भी सामने आ चुकी थी। 2022 के दिसंबर में एसके सिंघल के डीजीपी पद से रिटायर करने के बाद नीतीश सरकार को नए डीजीपी की नियुक्ति करनी थी। तब बिहार के आईपीएस अधिकारियों में सबसे सीनियर आलोक राज थे। आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2022 में सबसे सीनियर आलोक राज को डीजीपी का जिम्मा देने के बजाय केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर तैनात करके एसके भट्टी को बिहार बुला करके डीजीपी बनाया था। भट्टी 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, यानी कि आलोक राज से 1 साल जूनियर। दोस्तों बिहार के मुंगेर के धरहरा प्रखंड के अमारी पंचायत के सरधापुर गांव में खलियान में रखे धान की पूंज बने टाल में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इस आग लगी घटना में 3 किसान के लगभग 9 बीघा धान की पूंजी जलकर के राख हो गया है। जब आग लगने की घटना किसान और फिर ग्रामीणों को हुई तो फिर वे सभी खेत पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब बताया जाता है कि किसान सुनीता देवी के 3 बीघा, प्रेम प्रकाश बिंद का 4 बीघा और मुन्नी देवी का 2 बीघा धान का पुंज जल करके राख हो गया है। जब पीड़ित किसानों ने बताया है कि हम लोग किसी तरह से इस साल धान की खेती किए थे और इस बार धान की फसल अच्छी थी, लेकिन खलिहान में रखे धान पुंज के टाल में किसी ने आग लगा दिया, जिसके कारण सारा धान जल करके राख हो गया है। जब हम लोगों का पूरा परिवार का जीवन यापन खेती से होता है, लेकिन इस साल की फसल जल करके राख हो गई है। जब किसानों की ओर से बताया गया है कि वे दूसरों की खेती कर रहे थे और काफी मेहनत करने के बाद धान की फसल को तैयार किए थे। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया है। आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार यात्रा के 8वें और फिर अंतिम चरण में लखीसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है और साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो सीधे जनता से जुड़े रहते हैं और जमीनी हकीकत जानने के लिए गाँव गाँव जाकर के योजनाओं का निरीक्षण करते हैं। जनता के बीच संवाद स्थापित करना जरूरी है। दोस्तों एआईएमआईएम ने बिहार में बीपीएससी परीक्षा और फिर राज्य स्वास्थ्य समिति के पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के प्रहार किया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में स्टूडेंट पर सबसे ज्यादा लाठीचार्ज हो रहा है। कभी हेल्थ डिपार्टमेंट का पेपर लीक तो कभी बीपीएससी में पेपर लीक हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि पेपर लीक का फैक्ट्री अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बिहार आ गया है क्या। वहीं पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर के निशाना साधा। डीएम के कैंडिडेट को थप्पड़ मारने के मामले में उन्होंने सीएम से सवाल करते हुए कहा कि आपके डीएम बच्चे पर ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में नहीं बल्कि जनरल डायर अकादमी में पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। मानते हैं कि डीएम साहब को नया ऑफिस मिला है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाकर के आपको कुर्सी पर बैठाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान से ऊपर हैं। आदिल हसन आजाद ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आप खुद छात्र
छात्र आंदोलन के उपज हैं और फिर आपने भी देखा है कि छात्रों की कठिनाइयों को पेपर लीक होगा तो फिर अपनी बात रखने के लिए छात्र आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्रीवांस सेल क्यों नहीं बनाते हैं जिसमें छात्र अपनी बात रख सके। यहाँ आपके लोग तो काफी तानाशाह है, फिर बीपीएससी में पर्चा लीक कैसे हो गया। दोस्तों पटना में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से पीटी परीक्षा में शुक्रवार को बापू परीक्षा केंद्र पर जोरदार हंगामा किया। हालात को संभालते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रदर्शन कर रहे एक बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया। इसको लेकर के बिहार में सियासी घमासान जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे विभिन्न मंचों से उठाया और फिर तीखी आलोचना की है। अब लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस विवाद में एंट्री मार ली है। उन्होंने डीएम के इस कृत्य की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को और भी सुलझा दिया है। जब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रोहिणी आचार्य लिखती है कि नीतीश कुमार जी का शासनकाल बेलगाम, बददिमाग, अफसरशाही और अफसरों के लिए तो जाना ही जाता है, मगर अब तो नीतीश कुमार जी के पसंदीदा चहेते अफसर अधिकारी बिहार की जनता और फिर युवाओं के साथ बदसलूकी पर उतर आए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी पर पटना के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा थप्पड़ चलाया जाना सरासर गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि उनके अधिकारी को थप्पड़ चलाने का अधिकार किस रूल बुक की तरह हासिल है। रोहिणी आचार्य आगे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी के द्वारा चलाया गया ये थप्पड़ महज एक अभ्यर्थी विशेष पर नहीं अपूते पूरे बल्कि पूरे बिहार के युवाओं पर चलाया गया थप्पड़ और फिर उनका किया गया अपमान। इस विवेकहीन अधिकारी पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी, आप और फिर आपके अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा और फिर नियुक्तियां बहालियों में निरंतर जारी फर्जीवाड़े को रोकने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं और लाचार साबित हो रहे हैं और अपनी विफलता, अपनी सरकार की नाकामी, अपने शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की नींव खींच कभी लाठी डंडे चलवा कर तो कभी थप्पड़ चला करके निकाल रहे हैं। दोस्तों भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 20% की वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र के 50 लाख से अधिक कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी पर अब बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ये वेतन वृद्धि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और फिर जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया कदम है। सूत्रों के अनुसार लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपए तक और फिर लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन 4,80,000 रुपए तक बढ़ सकता है। ये वृद्धि नए साल के पहले लागू की जा सकती है। कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ते यानी कि डीए में वृद्धि का लाभ मिलता है। वहीं पर वेतन वृद्धि साल में 1 बार होती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा भी चल रही है, जिससे 12 लाख से अधिक कर्मचारियों और फिर पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कितनी सुविधाएं मुफ्त में मिलती है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से देश भर में महिलाओं और फिर छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और फिर शिक्षा की जरूरतों को पूरा किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को बहुत सी चीजें मुफ्त में दी जाती है। ये चीजें उन्हें शुरुआती सालों में खाना खिलाने में बहुत मदद मिलती है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी मददगार साबित होती है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को पोषण और फिर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित सामान भी उपलब्ध कराते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण आहार यानी कि पूरक पोषाहार भी दिया जाता है। 6 माह से 6 साल तक के बच्चे को ये पौष्टिक आहार दिया जाता है, जिसमें खिचड़ी, दलिया, चावल, दाल, दूध और फिर कई तरह की चीजें शामिल है। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीके भी लगाए जाते हैं। जब पोलियो, बीसीजी और फिर डीटीपी जैसे टीके फ्री में लगाए जाते हैं। वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा यानी कि प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, जिसमें 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों का मुफ्त स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को फ्री में विटामिन की खुराक भी दी जाती है। दोस्तों बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। डीजीपी के रूप में चार्ज लेने के साथ ही विनय कुमार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ चौतरफा प्रहार किया जाएगा, हर हाल में कानून का राज स्थापित किया जाएगा। कानून का राज स्थापित करने में स्पीडी ट्रायल का महत्वपूर्ण योगदान है, हम इसमें तेजी लाएंगे। इतना ही नहीं, अब बिहार पुलिस अपराधियों की संपत्ति को जब्त करेगी, हर थाने को टैक्स दिया जाएगा। नवनियुक्त डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि कानून का राज स्थापित करने की प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित
स्थापित करने के लिए जितने भी नियम परिनियम है उन्हें प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा। अपराधियों पर सख्त नकेल कसा जाएगा। अपराधियों के खिलाफ चतुर्दिक दिशा में काम किया जाएगा। स्पिरिट ट्रायल में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। विनय कुमार ने कहा है कि पूर्व में भी स्पिरिट ट्रायल ने सुशासन को स्थापित करने में प्रबल भूमिका निभाई थी। इसका बड़ा संकेत जाता है। दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम करोड़ों माताएं और फिर बहनों के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में अगर हमारी सरकार बनती है तो माताएं और बहनों को 2500 रुपए, कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा। जी हाँ, वो भी मंथली। ये तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा ऐलान है और ये ऐलान गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही 1 महीने में हम इस योजना की शुरुआत कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर माता बहन से हम कहना चाहेंगे कि अपना आशीर्वाद हमें दें। अब आपकी सारी परेशानी तेजस्वी की परेशानी होगी। जब कुछ लोग कहते थे कि कहां से करेगा, पैसा कहां से लाएगा, हम तो मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि आप सामने आइए और बताइए कि हम लोगों ने कैसे ये सब कुछ कर दिया था। जब राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लगातार यात्रा पर घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता से सारी जानकारियां मिल रही है, लोग बेरोजगारी महंगाई से जूझ रहे हैं, सरकार की कमियों को हम लोगों ने उजागर करने का काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज हम लोग उठा रहे हैं। हमने उप मुख्यमंत्री रहते 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, 3.5 लाख लोगों नौकरी का दरवाजा खोला है और तेजस्वी यादव ने जो नौकरी को लेकर के लकीर खींची है, आज लोग उसी पर बात कर रहे हैं। अब इस आधी आबादी को सम्मान देना होगा और फिर सामाजिक न्याय के साथ हम लोग आर्थिक न्याय करेंगे, यानी कि महिलाओं को 2525 रुपए मंथली देंगे। तो आपसे सवाल है दोस्तों कि क्या तेजस्वी यादव सच में ऐसा करेंगे? सच में महिलाओं को 2500 रुपए मंथली देंगे? हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि तेजस्वी यादव का ये वादा, ये इरादा, ये घोषणा कितना कामयाब होता है, कामयाब हो पाएगा कि नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यश सिद्धार्थ स्कूलों में मास्टर साहब को वीडियो कॉल करके स्कूल की व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन इस दौरान सिस्टम की पोल भी खुल रही है। पिछले 2 साल के दौरान शिक्षा विभाग ने भारी भरकम राशि स्कूलों के भवन निर्माण, बेंच डेस्क और रंगाई पुताई पर खर्च की गई है, लेकिन इस वीडियो कॉल के दौरान स्कूलों की हकीकत सामने आ रही है। दरअसल ऐसी ही एक तस्वीर ये सिद्धार्थ के वीडियो कॉल के दौरान देखने को मिली। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ये के सिद्धार्थ ने सुबह कटिहार जिले के नावकोठी के स्कूल में वीडियो कॉलिंग किया और फिर वहां की व्यवस्था देख करके ये सिद्धार्थ भी दंग रह गए। यहाँ पर बच्चों को क्लासरूम में नहीं बल्कि बाहर मैदान में दरी पर बैठा करके पढ़ाया जा रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दौरान एक ही जगह सभी बच्चों को बैठाया गया था, जबकि ये स्कूल प्राइमरी था, लिहाजा हर क्लास के बच्चे अलग अलग बैठते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ये सिद्धार्थ ने कहा है कि कौन सा स्कूल है भाई, उसके बाद उसको जवाब दिया जाता है कि ये नवा टोली स्कूल है कटिहार में। इसके बाद ये सिद्धार्थ शिक्षक को बुलाते हैं कि सभी क्लासरूम को दिखाइए। इस दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पूछते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है, कुछ कर रहे हैं, तो फिर इसके जवाब में शिक्षक कहते हैं कि क्लास चलाई जा रही है। दोस्तों, राजद महिला अध्यक्ष का कल किशनगंज आवागमन हुआ। आपको बता दूं कि किशनगंज पहुंची राजद महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने नीतीश कुमार को महिला विरोधी बताया है। जिला अतिथि गृह में राजद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जिला महिला राजद अध्यक्ष शगुफ्ता परवीन और फिर किशनगंज जिला के विभिन्न प्रखंडों की महिला अध्यक्षों ने उनसे मुलाकात की है। जब बैठक के दौरान संगठन की मजबूती को लेकर के सभी के साथ चर्चा की गई। आने वाले चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिला विरोधी और फिर सदन में महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के संवाद यात्रा को पैसे की बर्बादी बताई है। जब मौके पर किशनगंज राजद जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक कमरुल हुदा, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल और भी कई सारे लोग वहां पर मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों को फसल विशेष योजना का लाभ समय पर सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे करने का निर्णय लिया है। इस सर्वे के तहत रबी की खेती के लिए 36 जिलों के 18,000 से अधिक गांवों को चिन्हित किया गया है। कृषि विभाग ने बुधवार को इस पहल की घोषणा की और फिर बामेती सभागार में एग्री स्ट्रेक परियोजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर
रजिस्ट्री पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में डिजिटल क्रॉप सर्वे करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसानों की जमीन के बारे में वैज्ञानिक डाटा प्राप्त होगा। ये डाटा योजनाओं का सही तरीके से लाभ सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। उन्होंने 31 जनवरी तक जियो रेफरेंस मैप तैयार करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है। जो आपको बता दूं कि उन्हें सरकार ने नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। बिहार सरकार की तरफ से गृह विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई है। दरअसल स्टेनो की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए ये काफी खुशी की खबर है कि बिहार में काफी लंबे समय के बाद गृह विभाग में बहाली निकाली गई है। ये बहाली कुल 305 पदों पर होगी। इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक असिस्टेंट स्टेनो सह सब इंस्पेक्टर पद पर यह बहाली निकाली गई है। यह बहाली की लेवल 5 की ही होगी। इसको लेकर के ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 17 दिसंबर से होगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया है जो जनसुराज या फिर उन्हें किसी न किसी दल का बी टीम कहते हैं। उन्होंने कहा है कि राजद के लोग हमें भाजपा की बी टीम कहते हैं, जबकि भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 19% वोट ही मिले हैं। जब बिहार में भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं है, तभी तो उन्होंने केवल 42 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है। जबकि हाल के दिनों में भाजपा दूसरे राज्यों में दलों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने के लिए जानी जाती है। बी टीम उसका बना जाता है जो मजबूत होती है, और बिहार में तो भाजपा खुद ही कमजोर है। भाजपा का यहाँ पर ना तो कोई नेता है और ना ही उनकी कोई बिहार के लिए नीति है। जबकि भाजपा के नेता हमें राजद की बी टीम कहते हैं। ये दोनों पार्टियां हमें बी टीम कह रही है क्योंकि दोनों ही बिहार में मुफ्त वोट लेने की आदी हैं, वोट लेने के आदी हैं। उन्होंने कहा है कि जनसुराज जनता की बी टीम है, ना कि राजद और भाजपा की। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ सांसदों के लिए बिहार में पहले लालू के समय जंगल राज को और अब नीतीश कुमार के समय अफसर राज को दोनों ही दलों ने पनपने दिया है। क्या इन्हें नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है? क्या उन्हें नहीं पता है कि बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है? उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार को लालू और फिर नीतीश के हवाले जो छोड़ दिया है। बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू और फिर नीतीश जिम्मेदार हैं, लेकिन आज जो बिहार की दुर्दशा है उसके गुनहगार भाजपा और कांग्रेस है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया है। मामला बेगूसराय जिला का है। यहाँ पर बीपीएससी टीचर की जबरन शादी करा दी गई पकड़ करके। मंदिर में हुई जबरदस्ती शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लड़की के घर वालों ने दूल्हे के पैरों को बांध कर रखा है। वह जबरदस्ती उसे लड़की की मांग में सिंदूर डलवा रहे हैं, जबकि दुल्हन भी रोक बिलख रही है। आपको बता दूं कि लड़के की पहचान अविनाश के रूप में हुई है, अवनीश के रूप में हुई है, जो कि बीपीएससी ट्राई 2 में +2 शिक्षक हैं, जबकि लड़की की पहचान गुंजन के रूप में हुई है। पूरे मामले में लड़की का कहना है कि अवनीश के साथ उसका बीते 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह शादी की कस्में खाता था, लेकिन सरकारी टीचर बनने के बाद वह अपनी बातों से मुकरने लगा। हालांकि उसके परिजनों ने दोनों को साथ देख लिया था। ऐसे में उन्होंने दोनों की जबरन शादी करा दी। इधर शादी के बाद जब गुंजन विदा होकर के अवनीश के घर गई तो फिर वहां पर अवनीश के साथ साथ उसके घर वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी ढांचे के विकास की बात कही है और उन्होंने सोशल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष तोहफा दिया है। लगभग 19 करोड़ की लागत से आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब और अत्याधुनिक उपकरण लगाए हैं, जहाँ उनका उद्घाटन हुआ है। उपकरणों और फिर माइक्रोबायोलॉजी माध्यम से बिहार में जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता जाँच होगी और लोगों को शुद्ध भोजन मिल पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है। उस काम के लिए इस लैब और फिर फूड लेबोरेटरी का विशेष योगदान होगा। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्र सरकार लोकसभा में बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। जय इंडिया गठबंधन जहां पर इस बिल के समर्थन में है तो वहीं पर इंडिया गठबंधन लगातार इस बिल पर आपत्ति जता रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। जब सरकार इस बिल से पहले ईवीएम और फिर बैलेट पेपर पर बात करे। जब चुनाव महंगा होता जा रहा है, 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देश के लोगों को टैक्स का पैसा चोरी करके चुनाव में लगाया जा रहा है। जब चुनाव
की मार्केटिंग की जा रही है, या टैक्स के पैसे से विज्ञापन दिया जा रहा है, टैक्स के पैसे से जो खैरात बांटी जा रही है उसे रोकना चाहिए। सरकार को वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन जस्टिस की बात करनी चाहिए। सरकार को आजादी और फिर मौलिक अधिकारों की बात करनी चाहिए। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उस पर बात करनी चाहिए। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बताया है। यह देश की जरूरत बताते हुए कहा है कि अभी हम लोगों ने देखा, कुछ महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसके ठीक बाद हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव में लोग व्यस्त हुए, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद बिहार और फिर असम का चुनाव है। यह हर दूसरे और फिर तीसरे महीने देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। ये न सिर्फ आर्थिक बोझ देश के ऊपर डालने का काम करते हैं, बल्कि जिस तरह से मशीनरी की डिप्लोमेंट को लेकर के एक व्यवस्था तैयार की जरूरत पड़ती है, उसमें भी समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। इस स्थिति में जब आचार संहिता लगती है तो फिर विकास की गति कहीं ना कहीं रुक जाती है। इस कारण देश में एक ही बार चुनाव हो और फिर 5 साल तक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले की ब्यूटी कुमारी की कहानी संघर्ष और फिर सफलता का अद्भुत उदाहरण है। ब्यूटी एक साधारण किसान परिवार की है, जहां पर संसाधनों की कमी हमेशा चुनौती बनी रही। उनके पिता प्रमोद कुमार ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। ये निर्णय परिवार के लिए कठिन था, लेकिन उनके माता पिता ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। जब ब्यूटी की माँ वीना देवी भी उनकी पढ़ाई में हर तरह से सहयोग करती रही, इस कठिन परिस्थिति में भी ब्यूटी ने अपनी मेहनत और लगन से परिवार के सपने को साकार किया। जब ब्यूटी ने हाल ही में घोषित बीपीएससी परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की और फिर फाइनेंशियल पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई। यह सफलता इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रयास में इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया है। ब्यूटी ने बताया है कि वे रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करती थी और परीक्षा की तैयारी के दौरान अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखा। उनका कहना है कि बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थी और हर क्लास में अव्वल आती थी। दोस्तों, बिहार के नवादा में एक दुल्हन अपनी शादी से 2 दिन पहले ही घर से भाग निकली, जहां वह बिहार शरीफ जाकर के अपनी सहेली के घर छिप गई। पुलिस ने 10 दिन बाद उसे बरामद किया है। लड़की ने बताया है कि उसकी शादी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। यह दूल्हा सांवला था जो उसे पसंद नहीं था। परिवार वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे। उसे घर से भागने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। ये मामला जिले के रूपो थाना क्षेत्र के सिंगला गाँव का है। यहाँ 4 दिसंबर को दुल्हन की चौखट पर बारात आनी थी। जहाँ घर परिवार में खुशियों का माहौल था, चारों तरफ मंगल गीतों की आवाज गूंज रही थी। तभी 2 दिसंबर को अचानक परिजनों को पता चला कि दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया और घर से कहीं भाग गई। ये सुनकर के लड़की पस के होश उड़ गए। इस मामले को लेकर के दुल्हन के पिता ने रूपो थाने की पुलिस से शिकायत की थी। जब पुलिस हरकत में आई और फिर दुल्हन की तलाश में जुट गई। शादी से महज 2 दिन पहले घर से फरार हुई दुल्हन को पुलिस ने 12 दिसंबर को बिहार शरीफ से बरामद किया है। लड़की अपनी सहेली के कमरे में छुपी हुई थी। लड़की की सहेली नवादा की है और फिर वो बिहार शरीफ में रहकर के पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के दौरान जमकर के हंगामा हुआ। अब इस मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं बल्कि सरकार ही लीक हो गई है। सरकार में बैठे माफिया पेपर लीक करवा रहे हैं। बिहार में 10वीं से लेकर के बीपीएससी तक की परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है। बिना पेपर लीक करके सरकार परीक्षा नहीं कर पा रही है। सीएम करोड़ों रुपए खर्च करके यात्रा पर निकल रहे हैं और फिर छात्र लाठी डंडे और फिर डीएम से थप्पड़ खा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो फिर बीपीएससी की परीक्षा में छात्रों के रहने और आने जाने का खर्च सरकार देगी। गड़बड़ी मुक्त परीक्षा होगी। दोस्तों, बिहार में जमीन मकान फ्लैट पर बैंक से लोन लेने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय से ऑनलाइन नो ड्यूज मिलेगा। इसके लिए अब आम लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत अगले महीने से हो जाएगी। इसका फायदा बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। इसकी शुरुआत होने के बाद आप घर बैठे अपने संपत्ति पर बैंक से लोन लेने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में संपत्ति अवधारणा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्री कार्यालय से बनने वाले प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आसानी से डाउनलोड करके बैंक को दे सकते हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नए फरमान से सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में हरकंप मच गया है। ये सिद्धार्थ अब हर रोज बिहार के 10 स्कूलों के शिक्षकों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। इसके बाद आज वो तीसरे दिन मधुबनी की एक मुशहरी में कॉल किया और फिर इस दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ आज मधुबनी की मुशहरी में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में वीडियो कॉल करके वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने
देखा कि वहाँ यहाँ पर भारी कमी है। इतना ही नहीं, ना तो बच्चे के बैठने के लिए बेंच डेस्क है, बल्कि उनके पढ़ाने के लिए जो टीचर बहाल किए गए हैं वो भी गायब हैं। दोस्तों, भाजपा में आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का लोकसभा में पहला भाषण इस बात का संकेत है कि वे अपने भाई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। जब निचले सदन में 32 मिनट के अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने विपक्ष के कई सांसदों को उठाए, जिनमें संविधान को बदलने के भाजपा के कथित प्रयास, एक समूह का बढ़ता एकाधिकार, महिलाओं पर अत्याचार, संभल और फिर मणिपुर में हिंसा की घटनाएं और फिर देश भर में जाति जनगणना की मांग शामिल थी। प्रियंका गांधी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि यदि प्रियंका वाड्रा के पहले भाषण को कोई भी संकेत माना जाए तो फिर वे राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर के लिए सबसे बड़ा खतरा है, न केवल भावी उत्तराधिकारी के रूप में बल्कि ऐसे शख्स के रूप में भी जो सार्वजनिक चर्चा में हल्केपन का स्तर बढ़ाने में उनसे आगे निकल सकती है। जब लोकसभा में संविधान पर बहस में भाग लेते हुए केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सरकार पर तीखा प्रहार किया और फिर कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री ये समझ नहीं पाए हैं कि संविधान संघ का विधान नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान न्याय, एकता और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सुरक्षा कवच है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 सालों में इसे तोड़ने का हर संभव प्रयास किया है। दोस्तों, देश और बिहार के अंदर कई बार ये सुनने को आता है कि पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसके रोकथाम को लेकर के सरकार काफी प्रयास भी कर रही है, लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहता है, बाद में स्थिति जैसा का तैसा हो जाता है। लिहाजा अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर के एक नई पहल की है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को आवास मिलेगा उनकी आंखों की रेटिना की जाँच होगी, ताकि लाभुकों के चयन में किसी प्रकार का कोई भी धांधली न हो सके। इसके साथ ही लाभुकों की रेटिना की मदद से आधार कार्ड का मिलान होगा। नए लाभुकों के चयन के लिए जल्द ही राज्य में सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद है। वहीं पर पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एक पंचायत में किसी एक आदमी से की ही सर्वेक्षण करना है। इसके लिए पंचायत वार्ड कर्मियों का पंजीकरण कर लिया गया है। रजिस्टर कर्मी ही अपने मोबाइल से लाभुकों की आंखों की तस्वीरें लेंगे और इसके माध्यम से आधार नंबर की पहचान हो जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 दिसंबर से प्रस्तावित बिहार महिला संवाद यात्रा पर संशय के बादल छा गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की आज से प्रस्तावित यात्रा होगी या नहीं, ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर के अभी तक जिलावार कोई भी शेड्यूल नहीं बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 दिसंबर से यानी कि आज से बिहार यात्रा थी, जिसमें वे बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे, जब विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और फिर विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर के बैठक करेंगे और विकास कार्यों को देंगे। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री की आज से होने वाली यात्रा पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। यात्रा शुरुआत से मंडरा रहे हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। ये भर्ती बिहार पुलिस और फिर गृह विभाग के तहत आने वाली विभिन्न शाखाओं में की जाएगी, जिनमें करीब 30,000 पद शामिल है। इनमें से 25,000 से अधिक पद पर सीधी नियुक्ति होगी। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस और फिर गृह विभाग के तहत विभिन्न शाखाओं में 25,000 से अधिक पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, जबकि करीब 5,000 पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। दोस्तों, बिहार के आरा नगर निगम में व्यापार करने वाले सभी दुकानदारों को अब ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सभी व्यवसाय स्थानीय नियमों और फिर विनियमों का पालन करें। आरा नगर निगम ने प्रत्येक वर्ष के लिए 2500 रुपए की फीस तय की है और गैर आवासीय उपयोग वाले भवनों को भी अब ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दुकानदारों को अपने परिसर का संपत्ति कर अपडेट करना होगा। वहीं पर यदि कोई दुकानदार लाइसेंस नहीं प्राप्त करता है तो फिर नगर निगम द्वारा उस पर नोटिस जारी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया गया है और इस दौरान दुकानदार मालिक ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों की क्रिकेट प्रतिभाओं को खोज करके उन्हें निखारने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA बिहार रूरल लीग यानी कि BRL का आयोजन करेगा। इसके लिए बिहार के सभी 38 जिलों में टैलेंट हंट आयोजित किए जाएंगे। जनवरी 2025 में आयोजित होने वाली इस लीग में 10,000 खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। जब BCA के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बताया है कि बिहार के क्रिकेटरों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रतिभा को निखारने और फिर अपने
आपको स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका होगा। बहुत जल्द ही मैच की तिथि और फिर आयोजन स्थल की घोषणा कर दी जाएगी। राकेश कुमार तिवारी ने आगे बताया है कि बिहार में सभी जिलों के वैसे प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्हें अब तक बिहार क्रिकेट संघ या फिर जिला क्रिकेट संघ में खेलने का मौका नहीं मिल पाया है, वैसे खिलाड़ियों के लिए अब BCA बिहार रूरल लीग कराने जा रहा है, ताकि गांव में छिपी प्रतिभा को ब्लॉक, पंचायत, स्कूल, कॉलेज से निकाल करके उन्हें सीधे क्रिकेट के मुख्य धारा में से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया है कि 13 साल से 23 साल तक के खिलाड़ियों को इसमें खेलने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद संभावी चौधरी ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। संविधान पर जारी बहस के बीच उन्होंने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा आरक्षण को लेकर के बयानों के सहारे कांग्रेस को जम करके घेरा है, जब उनके भाषण की सत्तापक्ष के द्वारा खूब सराहना की जा रही है। संभावी चौधरी ने सदन को संबोधित करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के द्वारा आरक्षण को लेकर के अलग अलग समय में दिए गए बयानों का संसद में जिक्र किया गया। युवा सांसद संभावी चौधरी ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी ने कभी न कभी आरक्षण का विरोध किया था, जब कांग्रेस पार्टी को लगता था कि इस व्यवस्था से दोयम दर्जे के नागरिक आते हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने संविधान के सिद्धांतों को अटल रखा है और संविधान को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि OBC आयोगों को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। संभावी चौधरी ने कहा कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में लिखा था कि मैं किसी भी तरीके से आरक्षण को पसंद नहीं करता हूँ, खास करके नौकरी में। ऐसे में किसी भी तरीके का विरोध करता हूं जिसके जरिए अक्षम लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं पर इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कहा था कि एक ऐसे तरीका अपनाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, बिहार के नए DGP विनय कुमार बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि विनय कुमार को पुलिस सेवा का 33 सालों का अनुभव है। उन्हें तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। उन्हें टारगेट को पूरा करने में माहिर माना जाता है। वहीं पर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी वे अव्वल रहे हैं। जब विनय कुमार कई महत्वपूर्ण जिलों के SP रहने के साथ पुलिस मुख्यालय में भी अहम पद पर रहे हैं। वे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से पहले अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि CID में ADG की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो ADG विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। जब बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में भी उनका कार्यकाल काफी प्रभावी रहा है। इस दौरान उन्होंने कई पुलिस भवनों का निर्माण भी पूरा कराया है। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद जिस तरीके से लोकसभा में भाषण दिया है, उस भाषण की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। लोग जम करके इसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर जावेद आजाद का ये बदला हुआ अंदाज उन्हें पसंद आ रहा है। अब लग रहा है कि किशनगंज सांसद प्रमुखता से अपनी बात संसद भवन में रख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज संविधान पर चर्चा के मौके पर सांसद डॉक्टर जावेद आजाद लोकसभा में अपनी बातों को बड़े ही प्रमुखता से रखते हैं और जैसे ही वीडियो आता है तो वीडियो सोशल मीडिया पर छा जाता है। हजारों लोग इसको शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं। यहाँ तक कि इनके कई विरोधी भी इनके इस भाषण की सराहना कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग आलोचना करते हुए भी दिखाई देते हैं और कह रहे हैं कि OBC साहब को देख करके बोलना सीख रहा है। वहीं पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि AIMIM बिहार सदर साहब को देख करके भी डॉक्टर जावेद साहब बोलना सीख गए हैं या फिर सीख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर जावेद आजाद साहब लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा के मौके पर अपना भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने प्रमुखता से मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और साथ ही साथ किशनगंज AMU सेंटर में फंड रिलीज न करने पर भी अपनी नाराजगी जताई है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब ने कहा कि मैं बीते 8 साल से शिक्षा मंत्री और तमाम अलग अलग मंत्रियों से मिल रहा हूं, लेकिन किशनगंज AMU फंड जारी नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ मुसलमानों पर काफी ज्यादा जुल्म हो रहा है। जब से BJP सत्ता में आई है तब से नफरत काफी ज्यादा बढ़ गई है और लोगों पर जुल्म हो रहा है। जहां साथ ही साथ डॉक्टर जावेद आजाद साहब अपने भाषण को खत्म करने के मौके पर एक शेर भी कहा है, वे जलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहे मोहब्बत के तराने। ये शेर को कह करके अपने भाषण को, अपनी बात को खत्म किया। डॉक्टर जावेद साहब ने कहा है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों की लिंचिंग हो रही है और हमारे लोगों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है। अब मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो लाश से मारा जा रहा है, उनको जबरदस्ती कुछ दूसरा शब्द बुलवाने को कहा जा रहा है, जब नहीं बोलते हैं तो उन पर अत्याचार की जाती है, उनके साथ
जुल्म किया जा रहा है। हमारे जमीनें छीनी जा रही है, हमारे दरगाहों को कब्जा किया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को लेकर के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर जावेद आजाद साहब ने कहा है कि यही नहीं, पिछले कई महीने में 686 मॉब लिंचिंग हुए हैं और ज्यादातर मॉब लिंचिंग में मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जब डॉक्टर जावेद आजाद साहब ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते वक्त मुसलमानों को लात से मारा जा रहा है, चेयर पर बैठे चेयरपर्सन कह रहे हैं कि कहां पर लात मारा जा रहा है नमाज पढ़ते वक्त, तथ्य दिखाएं, सबूत दिखाएं। तब डॉक्टर जावेद आजाद साहब कहते हैं कि जब नमाज पढ़ते वक्त लात मारा गया तो पूरी दुनिया ने देखा, आप कहां पर बैठे हुए थे, आप नहीं देखिए। डॉक्टर जावेद आजाद साहब ने कहा है कि कई सारे हेट स्पीच दिए गए, हेट क्राइम हुआ, लेकिन उसके खिलाफ आज तक ये सरकार कुछ भी नहीं किया। और भी बहुत सारी बातें कही है जो अभी इस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि डॉक्टर जावेद आजाद साहब जब ये बातें कह रहे थे तो उसके पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई थी, जो नई नवेली सांसद बनी है और संसद भवन में आकर भी वो भी धार रही है। जहां उसके बगल में डॉक्टर जावेद आजाद साहब के बगल में एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस के सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा, जो कि हरियाणा के लीडर हैं। डॉक्टर जावेद आजाद साहब और क्या क्या बातें कही हैं आप केडीवी लाइव में जाकर के, फेसबुक में जाकर के, केडीवी लाइव फेसबुक पेज में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं।